फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट्स रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत तुषार के क्वेश्चन से की थी कि ट्रेन जो थे वो आज से 150 ईयर्स अगो यूज़ होना स्टार्ट हुए थे। तो क्या पहले जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे वो किस तरह से करते होंगे, ट्रैवल करते भी होंगे या नहीं करते होंगे, ठीक है। और अगर ट्रैवल करते होंगे तो उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सबसे पहले हम लोगों ने अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अर्लीस्ट पीपल को हम लोग क्या बोलते थे, हंटर और गैदरर्स बोलते थे। और इनका एविडेंस जो है वो कहाँ से मिला था, तो नर्मदा नदी के तट से मिला था। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था। ये 20 लाख ईयर्स अगो रहते थे और इनका नेम जो था वो जनरली हंटर और गैदरर क्यों पड़ा, क्योंकि वो लोग अपना खाना जो थे वो गैदर करके खाते थे। उन्हें खाना को उगाना नहीं आता था अभी तक। वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि हंटर और गैदरर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। हम लोगों ने 4 रीजन्स के बारे में पढ़ा था, तो आइए उन 4 रीजन्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या था कि अगर वो एक जगह बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो जितने भी अवेलेबल प्लांट या एनिमल रिसोर्सेस है वो उन्हें ख़त्म कर देंगे। दूसरा क्या था, जो लोग एनिमल्स को हंट करते थे वो एनिमल्स को भी तो अपने लिए स्मॉलर प्रे चाहिए, या फिर अगर वो ग्रास खाते थे उन्हें ग्रास चाहिए। तो जो भी उन एनिमल्स को हंट करते थे उन्हें उनके हंटिंग पैटर्न को समझना पड़ता था और वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे उन एनिमल्स के साथ साथ। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था, जितने भी प्लांट या ट्रीज थे वो डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट बेयर करते हैं, तो पीपल को भी इन्हें उनके अकॉर्डिंग सीजन टू सीजन, ठीक है, यहाँ से वहाँ मूव करना होता था। और फोर्थ हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी एनिमल्स है, प्लांट है या पीपल है, उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और वाटर जो है वो मोस्टली कहाँ से मिलता है, तो लेक से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है, रिवर से मिलता है। बहुत सारे रिवर्स और लेक जो होते थे वो पेरेनियल होते थे, मतलब उनमें पानी थ्रू आउट द ईयर होता था, लेकिन बहुत सारे तो सीजनल भी होते होंगे। तो ऐसे लोग जो इन सीजनल रिवर्स या लेक्स के किनारे रहते थे उन्हें ड्राई सीजन में अपने प्लेसेस को बदलना पड़ता था। तो ये 4 रीजन्स थे कि हंटर और गैदरर्स को क्यों एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हमें इन हंटर और गैदरर्स के बारे में कैसे पता चला, तो आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदरर मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे टूल्स मिले जो हंटर और गैदरर जो थे वो बनाते भी थे और यूज़ भी करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम था, इन टूल्स के बारे में पढ़ना, इन टूल्स के बारे में बताना कि ये कितने साल पहले यूज़ होते थे, इन्हें कौन यूज़ करते थे, क्यों यूज़ होते थे ये टूल्स। तो स्टोन टूल्स भी यूज़ होते थे, बोन टूल्स भी यूज़ होते थे और वुड टूल्स भी यूज़ होते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सर्वाइव किया था वो कौन सा टूल किया था, स्टोन टूल्स किया था। अब देखिए इन टूल्स का यूज़ क्या क्या चीज़ में होता था, टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क, हाइड्स, चॉप फ्रूट, रूट, सब में हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। कुछ को तो हैंडल्स ऑफ बोन में लगा के यूज़ किया जाता था, जैसे ये बोन का हैंडल हो गया, बोन्स को हैंडल की तरह यूज़ किया जाता था और आगे में एक स्टोन टूल्स को रखा जाता था ताकि ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सके। वुड जो था वो और किन किन चीज़ों में यूज़ होता था, टू मेक हट्स एंड टूल्स। और देखिए टूल्स का और यूज़ क्या चीज़ में होता था, फॉर डिगिंग द ग्राउंड, और क्या चीज़ में यूज़ होता था, फॉर स्टिचिंग द क्लॉथ्स। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू टूल्स यूज़, ठीक है। ये इस फेज को 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक इस फेज को क्या बोला गया, पैलियोलिथिक फेज बोला गया।
फिर 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो के फेज को क्या बोला गया? मेसोलिथिक एज बोला गया। और 10,000 से लेके 4500 तक के एज को क्या बोला गया? न्यूलिथिक फेज बोला गया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलियोलिथिक को टू ग्रीक वर्ड्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले पैलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। और ये एज जो था वो कब से कब तक एक्सटेंड कर रहा था? 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स तक, जिसे अगेन लोअर, मिडिल और अपर फेज में भी डिवाइड किया गया था। क्योंकि ये एक बहुत लंबा फेज था, तो इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए इसे फिर से 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया गया था। और पैलियोलिथिक एज जो है वो टोटल 99% हमारे ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। फिर दूसरे फेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज बोलते हैं, जो कब से कब तक था? 12,000 से लेके 10,000 तक था। और थर्ड फेज जो था वो क्या था? हमारा न्यूलिथिक एज था। फिर हम लोगों ने इस डायग्राम को बनाया था। जैसे पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड होता है। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। उसी तरह से मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक में जो स्टोन टूल्स यूज़ होते थे वो क्या थे? बहुत मोटे मोटे थे। उसके बाद मेसोलिथिक साइट में क्या हुआ? माइक्रोलिथ्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ऐसे टूल्स जो थोड़े से क्या थे? माइक्रो थे, मतलब छोटे थे, और थोड़े से नुकीले भी थे। और जैसे ही न्यूलिथिक पीरियड आया, उसी तरह से फाइन कटिंग टूल्स का यूज़ होने लगा, पॉलिश टूल्स का यूज़ होने लगा, जो काफ़ी नुकीले होते थे और बहुत इफ़ेक्टिव होते थे। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप को देखेंगे। मैप में कौन कौन से साइट्स दिए हुए हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लुक एट मैप 2 बिलो। ये हमारा मैप 2 है, ये हमारा मैप 2 है। All the places marked with red triangle are the sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer lived in many more places. Many sites were located near the sources of water such as rivers and lake. जितने भी साइट्स रेड ट्रायंगल से डिनोट किए हुए हैं वो सब साइट्स क्या है? हंटर और गैदरर्स के साइट है, मतलब पैलियोलिथिक साइट है। हम लोगों ने अभी पढ़ा पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, पैलियोलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक एज के बारे में। तो ये सारी साइट जो है वो पैलियोलिथिक साइट्स है, जैसे भीमबेटका, हुसनजी और कुर्नॉल केव्स। यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं हंटर और गैदरर्स के। भीमबेटका जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कुर्नॉल केव्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और हुसनजी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो कर्नाटक में लोकेटेड है। फिर यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स भी है जो कि ब्लू स्क्वायर से मार्क किए हुए हैं, जैसे पय्यमपल्ली, हल्लूर, चिरांद, कोलदीवा, महागड़ा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, डाउजली हेडिंग, ये सब क्या है? हमारे न्यूलिथिक साइट्स है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर मेगालिथिक साइट्स भी है जो सर्कल से मार्क किए हुए हैं, ग्रीन सर्कल से, जैसे आदिचा मल्लूर, ब्रह्मगिरी, ये दोनों साइट्स क्या है? हमारे मेगालिथिक साइट्स है। फिर अर्ली विलेजेस भी है, जैसे इनाम गांव, ये क्या है? हमारा अर्ली विलेजेस है। और उसके बाद मॉडर्न सिटीज़ भी है जो स्टार से मार्क किए हुए हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये क्या है? हमारा मॉडर्न सिटीज़ है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, इनसाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनसाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस था? As stone tools were important, people tried to find places where good quality of stone was easily available. Places where stone tools were found and where places where people made tools are known as factory sites. देखिए, जैसे जैसे टूल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, लोग जो थे वो ऐसे प्लेसेस को फाइंड करने लगे जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जो था वो अवेलेबल था, और वो लोग उन साइट्स में रह के इन स्टोन्स टूल्स को बनाते थे, जिसे हम लोग फैक्ट्री साइट्स भी बोलते हैं।
वी फाइंड, हम लोग इसे फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वेयर मेड perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spell of time. These sites are known as habitation cum factory sites. क्या होता था जब लोग टूल्स बनाते थे तो ऐसा तो नहीं था कि हर एक टूल परफेक्ट ही बने, बहुत सारे स्टोन जो थे वो वेस्ट हो जाते थे और जो भी स्टोन वेस्ट होते थे वो उसी साइट पे छोड़ दिए जाते थे। इसलिए इन साइट्स को हम लोग क्या बोलने लगे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, क्योंकि इन टूल्स को बनाने में लोगों को काफ़ी लंबा समय लगता था। वो लोग लंबे समय तक उसी एक साइट में रहते थे और टूल्स बनाते रहते थे। जैसे देखिए हम लोगों ने अभी देखा पैलियोलिथिक साइट भीमबेटका को, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। भीमबेटका इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश, सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स are places where people lived. These included caves and rock shelters such as one here. People choose. देखिए यहाँ पे जो है छोटे छोटे केव्स होते थे, ठीक है, या रॉक शेल्टर होते थे जहाँ पे लोग रहने लगे थे। और वो लोग इन केव्स में क्यों रहने लगे थे? क्योंकि जब बारिश का समय होता था या बहुत गर्मी पड़ती थी या बहुत हवा चलती थी तो ये नेचुरल केव्स जो होते थे इन लोगों को इन सब चीज़ों से बचाते थे, शेल्टर प्रोवाइड करते थे। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। हम लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जितने भी हंटर गैदरर के साइट्स थे वो मोस्टली कहाँ पे थे? नर्मदा के तट पे थे। और ये जो भीमबेटका है, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जहाँ के केव्स में हंटर और गैदरर रहते थे। काफ़ी लंबे समय तक वो लोग रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि वो लोग रेन से, हीट से, कोल्ड से, विंड से बच सके, ठीक है। और इन केव्स में बहुत सारे एविडेंस से भी ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे जो हंटर गैदरर्स थे वो रहते थे। साइट्स हम लोग किसे बोलते हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वेयर फाउंड. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. साइट्स कैसे प्लेसेस होते थे जहाँ पे हमें साक्ष्य मिलता है? क्या चीज़ का साक्ष्य मिलता है? लोग जो टूल्स यूज़ करते थे उनका साक्ष्य मिलता है, पॉट्स का साक्ष्य मिलता है, या जो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग बचे कुचे होते थे उनका साक्ष्य मिलता है। और हमें ये पता चलता है कि पहले जो लोग थे वो किस तरह के टूल्स को बनाते थे, किस तरह से क्या यूज़ करते थे, ठीक है। और ये जो साइट्स है ये कहाँ कहाँ मिले हैं हमें? सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी मिले हैं, धरती के अंदर भी मिले हैं और कभी कभी पानी के अंदर भी मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं, जहाँ से हमें एविडेंसेस मिले होते हैं। तो देखिए मेकिंग स्टोन टूल्स, टूल्स जो थे वो प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक, 2 डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके स्टोन टूल्स बनाया जाता था। सबसे पहला जो था, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। हियर द पेबल फ्रॉम विच द स्टोन वॉज टू बी मेड was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. देखिए यहाँ पे एक हाथ में एक स्टोन है और दूसरे हाथ में क्या है? दूसरा स्टोन है। और इस स्टोन को हैमर की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इसे पतला करने में या पॉलिश्ड करने में। The second stone was used as a strike of flakes from the first till the required shape was obtained. इसे घसीट के या मार के इसे पतला किया जा रहा है ताकि इसे यूज़ किया जा सके, नुकीला बनाया जा रहा है। फिर दूसरा टेक्निक क्या है? प्रेशर फ्लैकिंग। Here the core was placed on the firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into टूल्स। प्रेशर फ्लैकिंग के द्वारा उन्हें शेप दिया जाता था। जैसे कोई टूल इस तरह से प्लेन है, ठीक है, उन्हें ऐसा नुकीला अंदर की तरफ से शेप देना है तो प्रेशर फ्लैकिंग के द्वारा उन्हें शेप दिया जाता था। नाउ फाइंडिंग अबाउट फायर।
फाइंड द कुरनौल केव्स ऑन मैप 2। हम लोगों ने कुरनौल केव्स के बारे में पढ़ा है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये कौन सा साइट है, पैलोलिथिक साइट है, जहाँ पे क्या चीज़ का एविडेंस मिला है, हंटर गैदरर का एविडेंस मिला है। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, राख मिला है यहाँ पे, जिससे क्या पता चलता है, पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, लोगों को आग का नॉलेज था। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, फायर जो थे वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता होगा, जैसे लाइट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जब रात के समय बहुत अंधेरा हो जाता होगा, जब लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा, तो वो लोग इसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते होंगे। टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल, खाना पकाने के लिए या जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग फायर का यूज़ करते होंगे। और जो फायर का एविडेंस है वो कहाँ से मिला है हमें, कुरनौल केव से मिला है। तो आइए कुछ पैलोलिथिक साइट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका में जो केव्स के बारे में जिक्र किया गया है, ये हमारा केव्स है, ठीक है। केव्स के अंदर हमें ये पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं। जो हंटर गैदरर्स थे वो इस तरह के पेंटिंग्स बनाते थे, दिख रहा है, हंटिंग करते हुए एनिमल्स के फ़ोटो वो लोग बनाते थे। यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं। फिर हम लोगों ने हुसनजी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हुसनजी के का एविडेंस मिला है। रिसेंट फाइंडिंग ऑफ द एहुलियन ऑफ द हुसनजी। उसके बाद हम लोगों ने कुरनौल केव्स के बारे में अभी पढ़ा। ये सब कुरनौल केव्स है जहाँ पे लोग रहा करते थे। क्या चीज़ से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, कभी कभी वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। यहाँ पे हम लोग को ट्रेसेस ऑफ एसेस भी मिले हैं। हमें ये पता चला है कि उन लोगों को फायर का क्या था, नॉलेज था। ओके, नाउ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब हम लोग चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। 12,000 ईयर्स अगो क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंजेस आया था, जिसके कारण छोटे छोटे ग्रासेस उगना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वॉज अ मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद द शिफ्ट टू रिलेटिविटी वार्म कंडीशन। तो क्या हुआ था, एक छोटा सा डायग्राम को बना के हम लोग समझेंगे। ये हमारा 12,000 ईयर्स अगो वार्म कंडीशन अराइज होना स्टार्ट हुए थे। जो आइस थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे। आइस जो थे वो क्या हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, और हर्डिंग स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने, रियरिंग स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। About 12,000 years ago, there was a major change in the climate of the world with a shift to relativity warm condition। जैसे ही आइस मेल्ट हुआ, वार्म कंडीशंस स्टार्ट हो गए, ठीक है। और बहुत सारे एरियाज में there was a development of grasslands। This in turn lead to the increase in the number of deer, एंटीलॉप, गॉड, शेप, कैटल, ऐसे एनिमल जो क्या चीज़ पे गुजारा करते थे, ग्रासेस पे गुजारा करते थे, ठीक है। उन लोगों का जो संख्या था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और दोज हु हंटेड दिस एनिमल, जैसे डियर, एंटीलॉप, गॉड, शेप, कैटल, इन सब का संख्या बढ़ने लगा। तो ऐसे एनिमल्स जो उन एनिमल्स को हंट करते थे उनका भी संख्या जो है वो बढ़ने लगा। नाउ फॉलोड देम learning about their food habits and their breeding sessions, it is likely that this help people to think about herding and rearing these animals themselves। Fishing also become important। धीरे धीरे फिशिंग जो था वो भी important होने लग गया था। There was a time when several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinent। Men, women, children probably collected these grains as food and learned where they grew and where they ripened। This may have led them to think about growing plants on their own। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे वार्म कंडीशंस होना स्टार्ट हुए, ठीक है,
तो क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रासेस जो थे वो उगना स्टार्ट हुए। तो जैसे ग्रासेस उगना स्टार्ट हुए तो वो ये ग्रासेस कैसे थे, तो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थे। क्या थे, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। लोग जो थे इन ग्रासेस को उन लोगों ने समझना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या शुरू किया, ग्रेन्स को उगाना भी शुरू किया, जैसे वीट, बार्ली, राइस। धीरे धीरे उन लोगों ने सीखा हाउ टू कल्टिवेट देम, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, हाउ टू स्टोर देम। धीरे 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 इस चीज़ का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद उन लोगों ने एनिमल्स के बारे में भी समझा कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उन्हें कैसे टेम किया जाए, कैसे रियरिंग किया जाए उनका, ठीक है, कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जाए, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे ही क्लाइमेट में चेंज आया, लोगों के थिंकिंग में भी चेंज आया, लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना समझना भी स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे और कल हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।